गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है जो कल हम पढ़ रहे थे नायलॉन फाइबर या नायलॉन रेशे, उन्हीं के उसी वीडियो का आगे का भाग है। तो इसमें हमने नायलॉन के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि नायलॉन को जादुई रेशे या मैजिक फाइबर भी कहते हैं। नायलॉन जो होता है वो रासायनिक विधि से सिंथेसाइज किया जाता है। ये एक पॉलीअमाइड होता है और ये बेसिकली 1935 में हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड से मिल के बनाया गया था। उस समय इसको पॉलीमर 66 कहा जाता था, बाद में इसका नाम जो है वो नायलॉन कर दिया गया। अब देखिए, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो नायलॉन की जो संगठन होता है वो प्रोटीन के रेशों के समान होता है, अतः इसकी विशेषताएं किससे मिलती जुलती होंगी? ऊन से और रेशम से, है ना। नायलॉन के वस्त्रों का अगर उदाहरण कहें हम तो होजरी के वस्त्र जो होते हैं वो नायलॉन के वस्त्रों का उदाहरण होते हैं। फिर हमने देखा था निर्माण विधि। तो ये आपको पता है कि प्रोटीन फाइबर जैसे विशेषताएं शो करते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बने होंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 मुख्य अवस्थाएं आपको बताई थी नायलॉन के निर्माण विधि की या मैन्युफैक्चरिंग की। तो इसमें देखिए नए पदार्थ तैयार करते हैं, यानी कि हम हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड को मिलाकर एक नायलॉन सॉल्ट तैयार करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीमर में घनीभूत करना। तो ये वाला स्टेप हम लेते हैं जिसको हम क्या करते हैं, इसमें हम नायलॉन सॉल्ट जो हमने बनाया था उसको ऑटोक्लेव में गर्म किया जाता है, जिससे कि सभी नाइट्रोजन और कार्बन के जो अणु हैं वो आपस में एक कतार में उपस्थित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, घनीभूत करना या पॉलीमराइजेशन करना। फिर हमने किया था पॉलीमर चिप्स को पिघलाना और फिलामेंट का रूप देना। तो इससे क्या होगा, घनीभूत करके हम चिप्स या फ्लेक्स बना लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, तीसरी अवस्था में इसको पिघलाएंगे, इसको मेल्ट करेंगे और उसके बाद इसी से हम क्या करेंगे, फिलामेंट या फिर रेशा बनाएंगे या धागा बनाएंगे, फिलामेंट धागा बनाएंगे। अब देखिए फिर क्या होता है, फिलामेंट की ठंडी बटाई। और जैसे ही इसकी क्या खास बात होती है कि ये जो रासायनिक मिश्रण है, जब इसको पिघलाकर हम स्पिन रेट के माध्यम से स्पिन रेट में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके माध्यम से हम इसको खींचते हैं तो ये हवा के संपर्क में आके सूख जाते हैं। तो अब ये सूखने के बाद ये क्या हो जाते हैं, ठोस रूप में आ जाते हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसकी बटाई करते हैं, यानी कि इसको खींचकर इसकी मौलिक लंबाई से कितना 2 से 7 गुना तक परिवर्तित कर देते हैं और नायलॉन का मजबूत, लंबा और लोचमय धागा हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें कल के वीडियो में नायलॉन के बारे में पढ़ी थी। अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फिनिशेस ऑफ द नायलॉन फाइबर या फैब्रिक, है ना। तो नायलॉन के फैब्रिक के ऊपर हम कौन कौन सी परिचर्या कर सकते हैं। तो एंटी स्टैटिक फिनिश होती है। एंटी स्टैटिक फिनिश का मतलब कि अब ये स्टैटिक होता है, मतलब ये अब सिकुड़ेगा नहीं एक तरीके से। एम्बोसिंग होती है, यानी कि इस पर हम ऊपर से एम्बोसिंग का मतलब होता है कि जैसे खांचे में ऑलरेडी डिज़ाइन बनी होती है, उस पर कपड़े को लपेट के प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो वो जो खांचे की जो डिज़ाइन होती है वो क्या हो जाती है, कपड़े पर आ जाती है। इसी प्रक्रिया को एम्बोसिंग कहते हैं। हीट सेटिंग यानी स्थायी आकार हेतु, तो हीट से हम इसका आकार सेट कर देते हैं। होजरी या नायलॉन के कपड़ों को बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी इनकी जो डिज़ाइंस होती हैं वो हीट सेटिंग होती है। मोयरिंग की प्रक्रिया होती है प्रभावशाली बनाने के लिए। मोयरिंग का मतलब होता है रोएं खड़े करना। फिर देखिए वाटर रिपलिंग की प्रॉपर्टी इनमें होती है। रिपलेंसी का मतलब इस पर पानी नहीं रुकता है, तो ये इसको पानी से कोई खास नुकसान भी नहीं होता और ये रेसे ऐसे हैं कि इन पर पानी रुकता भी नहीं है। जबकि इसके उल्टा आप जानते हैं कि वो जो कॉटन है वो क्या करता है, पानी को सोखता है, और ये पानी को सोखता भी नहीं और इस पर पानी रुकेगा भी नहीं। तो नायलॉन देखिए थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब है विशिष्ट आकार में रखकर इन पर उच्च डिग्री की ऊष्मा की क्रिया की जाती है। ऊष्मा द्वारा सेट होने के पश्चात वस्त्र हमेशा अपना आकार, क्रिच व प्लेट बनाए रखते हैं और उसे थोड़ी या बिल्कुल भी प्रेस की आवश्यकता नहीं होती है। तो नायलॉन के जितने भी कपड़े बनते हैं, जितने भी कपड़े होते हैं वो थर्मोस्टैटिक होते हैं। थर्मोस्टैटिक का मतलब यही होता है कि विशिष्ट आकार में रखकर इनको
उच्च डिग्री की ऊष्मा से क्रिया कराई जाती है, यानी हाई टेम्परेचर इनको देते हैं, जिससे क्या करते हैं ये सेट हो जाते हैं। तो इन पे जिस भी तरीके की प्लेट पड़ी होगी, जिस भी तरीके की क्रीज पड़ी होगी, वो कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो उनको प्रेस की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ी बहुत या बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ नायलॉन फाइबर के बारे में कि नायलॉन फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें मोनोफिलामेंट यानी एक रेशीय धागा इसको कहते हैं, मल्टीफिलामेंट या इसको बहुरेशीय धागे कहते हैं, फिर है स्पन धागे, फिर हम देखते हैं टेक्सचर धागे, फिर हम देखते हैं स्ट्रेच धागे। मोनोफिलामेंट फाइबर में देखिए केवल एक ही अत्यधिक चिकना व महीन तंतु होता है, व्यास स्पिंडल के छिद्रों के व्यास के बराबर ही रहता है। ये धागे बिना बटे हुए होते हैं, इसके कारण कमज़ोर होते हैं। इनका प्रयोग होजरी आदि में होता है जहाँ बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। तो क्या है इसमें कैसा होगा, चिकना व महीन तंतु होगा और इसकी जो है स्पिन में छेद की जितनी मोटाई होती है, इसकी धागे की भी उतनी ही मोटाई होगी। क्या अंतर क्या होता है कि इन धागों की बटाई नहीं की जाती। जैसे आपको बताया था कि चौथी जो प्रोसेस होती थी नायलॉन को बनाने की, उसमें फिलामेंट की बटाई करते थे, तो यहाँ पर उस बटाई को नहीं करते हैं। इस कारण से क्या होता है, ये कमज़ोर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बुनकर वस्त्र इनसे तैयार किए जाते हैं। फिर देखिए मल्टी फिलामेंट फाइबर कई छोटे छोटे एक रेशीय धागों को आपस में बटकर व ऐंठन देकर मल्टी फिलामेंट बनाए जाते हैं। अब छोटे छोटे धागे होंगे, उनको आपस में हम एक साथ ऐंठन देते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, जैसे कि कॉटन की करते थे। तो इससे क्या हो जाते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। इनको मल्टी फिलामेंट फाइबर कहते हैं। इसी से देखिए ये नमनीय कोमल व लचीले होते हैं, जैसे गाउन है, नाइटी है, ये सब बनाया जाता है इनसे। स्पन धागे क्या होते हैं, अवशेष के रूप में प्राप्त छोटे छोटे तंतुओं अथवा लंबे धागों को काट कर 1 से 5 इंच तक के रेशो को प्राप्त किया जाता है। अब अवशेष मतलब जैसे जो धागे बचे खुचे हैं, बच गए हैं या ख़राब हो गए हैं, उनको क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, उनको लेंगे और 1 से 5 इंच तक के रेशो में उनको अलग कर लेंगे। और ये स्पन, इन्हीं को हम स्पनियान कहते हैं। 1 से 5 इंच तक के छोटे छोटे रेशो को आपस में खींच कर बट कर ऐंठन देकर काता हुआ धागा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और जिससे स्पन कहते हैं। ये अत्यधिक देखिए मजबूत होता है, इलास्टिसिटी इसकी ज़्यादा होती है, घर्षण व रगड़ को सहन करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। इससे बने वस्त्र कैसे होंगे, फुज्जीदार व रफ सतह वाले होते हैं। तो स्पन धागा जनरली क्या होता है, ये स्पन धागे जो कि नायलॉन के बने होंगे वो 1 से 5 इंच तक के रेशो के बने होते हैं। कई बार अवशेष जो बचे खुचे धागे होते हैं उनको इकट्ठा करके, उनकी बटाई करके, उनको ऐंठन देकर काट के हम क्या करते हैं, इस धागे को प्राप्त करते हैं। टेक्सचर धागे देखिए क्या होते हैं, इस प्रकार के धागों की सतह पर छोटे अथवा बड़े लूप बने होते हैं, है ना। लूप उठाने के लिए धागों को हाई प्रेशर एयरजेट से गुजारा जाता है तथा इनकी सतह फुज्जीदार व कोमल हो जाती है। तो इस तरीके के धागों की सतह पर कैसे लूप बने होते हैं, यानी एक आप कह सकते हैं कि छोटा सा गुम्बद की तरीके का निकला स्ट्रक्चर होता है। लूप आप समझ रहे होंगे कि उभार लिए होते हैं ये धागे, और इसको उठाने के लिए इसको और ज़्यादा हम सेट कर देते हैं। वैसे ही जैसे लूप होते हैं तो उनको उसी आकार में सेट कर देते हैं, इसके लिए इसको हाई प्रेशर एयर जेट से गुजारते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इसकी सतह क्या हो जाएगी, फुज्जीदार और कोमल हो जाएगी। जैसे कि शॉल और कंबल में आप देखते हैं कि लूम होते हैं, जो इसी वजह से वो क्या लगते हैं, मुलायम लगते हैं। फिर देखिए स्ट्रेच यान जो होते हैं, कुछ तंतुओं को विशेष प्रक्रियाओं का प्रयोग करके घुंघराला यानी कि कॉइल बनाया जाता है। इन धागों को खींचने पर वे स्प्रिंग की भांति खींचते चले जाते हैं तथा छोड़ देने पर क्या होता है, अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। इसी को स्ट्रेच यान कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर का तो ये गुण होता ही है, आप देखते हैं कि विशेष प्रक्रियाओं द्वारा हम इसको क्या कर देते हैं, घुंघराला बना देते हैं। ये प्रक्रियाएं अगर आप वीडियो से, चैनल से जुड़े रहेंगे तो आगे मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगी कि किस किस तरीके से ये जो परिसज्जाएँ हैं, ये जो स्ट्रक्चर आकार है धागों को दिया जाता है। तो प्रयोग करके घुंघराला बनाया जाता है और इन धागों को खींचने पर ये स्प्रिंग की तरह बढ़ जाएंगे, छोड़ देने पर वापस से अपने
वास्तविक आकार में आ जाते हैं, जैसे कि जर्सी होता है, स्वेटर होता है, फ्लैक्स होता है, कार्डिगन होता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने देखा है कि हम नायलॉन के फाइबर पर कौन कौन सी फिनिश कर सकते हैं, परिचर्चा कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि नायलॉन थर्मोप्लास्टिक होता है। कई बार पूछता है कि थर्मोप्लास्टिक क्या है या कौन कौन से धागे इसमें से थर्मोप्लास्टिक है। फिर हमने देखा कि नायलॉन के धागे के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें मोनोफिलामेंट और हमने मल्टीफिलामेंट, स्पन यार्न, टेक्सचर यार्न और स्ट्रेच यार्न के बारे में हमने बात की है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ भी शेयर करिए। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको है, कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू बच्चों।